परी कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर हमने पढ़ा है अकाउंटिंग का फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ हम सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं जो है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अगर हम अकाउंट्स को शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ना कि हम वर्ड मीनिंग पढ़ते थे किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, ताकि हमें मतलब पता हो कि इस शब्द का इस्तेमाल किस तरह से होगा, है ना। उसी तरह से अकाउंट्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि उसमें यूज़ होने वाले शब्द, उनका मतलब क्या है, उन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। राइट, चलो। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं पढ़ाऊँगी। यहाँ लिखा इंग्लिश में है क्योंकि जो हिंदी की बुक्स हैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हैं। तो आप कोशिश करना, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो समझना और बुक से फिर उसको बाद में पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से समझना चीज़ों को। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। और इंग्लिश मीडियम के लिए आई एम वेरी मच श्योर दैट यू गाइज विल definitely understand what I want to say here. Okay, so let's just start this lecture. So for first point given here, entity. पहली चीज़ क्या दे रखी है? एंटिटी, या एक ऐसी संस्था जिसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। एंटिटी हम किसे कहते हैं? एंटिटी होता है, अगर कोई कंपनी है उसे हम एंटिटी बोल सकते हैं। कोई भी एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब वो यहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए वो चीज़ जिसे हम एंटिटी बोले। एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ डिफाइंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मतलब जिसकी एक अलग पहचान हो उसे ही हम एंटिटी बोलते हैं। जैसे कि पेप्सी कंपनी है, वो भी एक एंटिटी है, ठीक है। और ऐसे ही नाइक एक कंपनी है, सनसिल्क कंपनी है, इस तरह से वो एंटिटी है। एंटिटी का मतलब समझ में आया? राइट, ओके। आगे है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होता है जो रोज जितनी एक छोटी से छोटी लेन देन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होंगी ना, उन्हें हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एन इवेंट इन्वॉल्व सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, मतलब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ, यानी कि जैसे राम रमेश कंपनी, ठीक है। राम एक पर्सन है, रमेश कंपनी दूसरी एक कंपनी है, ये भी एंटिटी हुई। दोनों के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है वैल्यू का, है ना, उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन, ठीक है। हर एक चीज़ को, मतलब जो भी बिजनेस में चीज़ें हो रही हैं, जैसे हमने चेयर खरीदी, हमने कुर्सी खरीदी, राम को पैसे दिए, उधार लिया, ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन है। ईच एंड एवरी इवेंट दैट इज हैपन बिटवीन two entities is called transaction. It may be purchase of furniture, sales of anything is called transaction. अब उन्हें हम डिफाइन कैसे करते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब जो पैसे से रिलेटेड हो, हमने 5,000 की कुर्सियाँ खरीदी, दूसरा हमने 5 कुर्सी खरीद ली, तो 5 कुर्सी को हम मनी में कैसे लिखें? हम उन्हें मनी में लिखेंगे 5,000 से। समझ में आया? ओके। और ट्रांजैक्शन के बाद हम पढ़ेंगे एसेट्स क्या है। एसेट होती हैं जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं, है ना, उसे ही क्या कहते हैं? संपत्ति, मतलब जिन्हें हम ऐसे रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल हम अपने बिजनेस के लिए करते हैं और इन्हें मनी की टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी चेयर्स हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग बनाई, इन सब का इस्तेमाल बिजनेस में होगा और वक्त आने पर हम इन्हें बेचकर पैसा भी ले सकते हैं, यानी कि इन पर कंपनी का, फर्म का या उस एंटिटी का अधिकार है, राइट है। समझ में आया? ओके। आगे है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो राजधानी वाली नहीं, दिल्ली वाली नहीं। यहाँ पर कैपिटल का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, जो कि कंपनी का ऑनर है। ऑनर मतलब स्वामी है, उसने जितना अमाउंट, जितना पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि लगा रखा है अपना पैसा,
तो उसे क्या कहेंगे, कैपिटल। जैसे कि राम ने एक कंपनी शुरू की, उसने मान लो उसकी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, तो इसने अगर 5 लाख रुपए लगाए तो वो 5 लाख क्या हुई, राम कैपिटल, ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे, कैपिटल। अच्छा चलो सेल्स पढ़ते हैं। सेल्स क्या होती है, मतलब अगर हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, अगर मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगी, अगर मैं फर्नीचर को बेचूंगी तो वो मेरे लिए सेल्स होगी, राइट। तो मैं उसे यूँ नहीं लिखूंगी कि फर्नीचर सेल, मैं उसे सीधा क्या लिखूंगी, सेल। अगर मेरा बिजनेस है लकड़ियों का, तो अगर मैं वुड को बेचूंगी तो मैं वुड सेल नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी सीधा सेल, क्योंकि मेरा बिजनेस इसी का है, राइट। तो सेल एंड टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द गुड सर्विसेज सोल्ड टू प्रोवाइड कस्टमर, किसी भी कस्टमर को हम अपनी गुड्स, अगर सर्विसेज भी इसमें आएंगी, अगर हमारी बैंक है और हम किसी को लॉकर खुलवा कर दे रहे हैं और उसके बदले पैसे ले रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, सेल। सेल में भी इन कैश और क्रेडिट। कैश और क्रेडिट का मतलब या तो वो सीधे कैश में पैसे दे जाएगा उसके बदले, या फिर वो उधार में ले लेगा, उधार मतलब क्रेडिट में ले लेगा, ठीक है। आई बात समझ, ओके। तो यहाँ से आपको कैश और क्रेडिट का मतलब भी समझ में आया, राइट। तो कैश और क्रेडिट को पढ़ने के बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर मैंने बताया है एसेट को हम कितनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब एसेट के दो पार्ट्स हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट होती हैं जिनको हम हाथों हाथ साथ के साथ नहीं बेच सकते, जैसे कि अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को बिकने में, और बिल्डिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है तो उसे बिकने में भी टाइम लगेगा, सीधे नहीं बिकेगी वो। और करंट एसेट होती हैं बिल्कुल लिक्विड की, अगर आज ज़रूरत है तो मतलब साथ के साथ या तो कैश मिल जाएगा, या 1-2 दिन में या कुछ महीनों में ही कैश मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट एसेट होती हैं वो। तो इनमें 1 साल से कम और इसमें 1 साल से लगभग ज़्यादा। अब नॉन करंट एसेट में भी फिक्स्ड एसेट होती हैं। फिक्स्ड मतलब कि जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होती हैं फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होती हैं। नॉन करंट जैसे कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, ज़्यादा शेयर खरीद लिए महंगे महंगे, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म एडवांस दे दिए, जैसे कि लंबे समय के लिए किसी को उधार दे दिया, और भी काफ़ी तरह की नॉन करंट, मतलब जो कि आज के आज जो चीज़ें नहीं आप बेच सकते वो सारी क्या होंगी, या फिर 1 साल में भी आपको पैसा मिल नहीं सकता, वो सारी क्या होंगी, नॉन करंट। और करंट में क्या होगा, करंट इन्वेस्टमेंट कि आपने कुछ समय के लिए इन्वेस्ट किया है कि 1-2 महीने में वहाँ से पैसे आ जाएंगे अगर आपको ज़रूरत होगी तो। इन्वेंट्रीज हो गई, आपने क्या किया, स्टॉक खरीद कर रख लिया थोड़ा बहुत, वो भी क्या हुई, स्टॉक को भी तो आप कभी ना कभी उसका गुड बनाकर बेच सकते हो जल्दी से जल्दी। ट्रेड रिसीवेबल इन सब के मतलब मैं यहीं बता देती हूँ, आगे पॉइंट्स में नहीं है, ठीक है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो लोग या वो हमारी चीज़ें जैसे कि डेटर हैं, जिनसे पैसा आना है, हमने इन्हें उधार दे रखा है कुछ भी, तो इनसे पैसा लेना है, तो इनसे हम कभी भी पैसा ले सकते हैं ना जब कहेंगे। वो अलग बात है कि ये नहीं देगा पैसा तो अलग हथियार अपनाए जाएंगे, लेकिन पैसा देंगे अगर हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं तो। कैश हो गया या कैश के इक्विवेलेंट, मतलब कि जैसे बैंक हो गया, बैंक में पैसा पड़ा है, ये कैश, ये तो है ही कैश, मतलब है ना, ये तो करंट है बिल्कुल। शॉर्ट टर्म के कोई लोन दे रखे हमने थोड़े समय के लिए, या फिर दूसरी करंट एसेट्स, ठीक है। जैसे कि आपने किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए तो उसे प्रीपेड बोलते हैं हम। प्रीपेड क्या हुआ, एक्सपेंसेस जो पहले से ही हमने पे कर दिए, कि जैसे ट्यूशन की फीस देनी थी 2 महीने की पहले ही दे दी, तो अगर आप नहीं पढ़ने वाले हो आगे तो आप उससे पैसे वापस लेने के अधिकारी हो ना, आपका राइट है। सो दैट्स ऑल। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट दैट इज टेंजिबल, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट कैन बी टचेबल, ओके। इनटेंजिबल, अब एग्जाम्पल देती हूँ। टेंजिबल मतलब बिल्डिंग हो गई। इनटेंजिबल मतलब जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स हो गए। आपने सुना होगा कि कॉपीराइट सुना है,
वीडियोस के या फिर जो भी कंटेंट आप लिखते हो उसका कॉपीराइट ले लो, तो जो भी अगर उसको इस्तेमाल करना चाहेगा तो आपसे वो परमिशन लेगा उस कॉपीराइट को यूज़ करने की, राइट। तो उसे ये क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल। क्या वो कॉपीराइट दिखाई देंगे? नहीं देंगे, लेकिन वो हैं, सो उसे ही क्या कहेंगे, इंटेंजिबल। और उसके बदले आप पैसे भी तो ले सकते हो, तो वो भी आपकी क्या हुई, संपत्ति तो हुई, तो वो हुई इंटेंजिबल एसेट। अब कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, अब वो चीज़ें जो कि आपने काम शुरू कर दिया और साल के इस वक्त आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या आप ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करोगे जिन पे अभी काम चल रहा है? यानी कि आप फर्नीचर से बनाते हो और आधा बन चुका आपका बेड या फिर सोफ़ा जो भी बना रहे थे, तो क्या उसे काउंट नहीं करोगे जब तक पूरा नहीं बनेगा? करोगे ना, किस में करोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अब इंटेंजिबल एसेट में भी क्या, कॉपीराइट मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वो भी अगर आपको नहीं मिले, पेटेंट मिलने में टाइम लगता है, तो वो क्या हुए, वो भी हुए वर्क इन अंडर डेवलपमेंट, जो कि अब पूरी तरह डेवलप नहीं हुए। इस तरह से समझ में आया सब कुछ? ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, मैंने यहाँ लाइबिलिटीज़ को आगे फर्दर डिफाइन किया है। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? एसेट हमने पढ़ा, लाइबिलिटीज़ आर, जैसे एसेट हमारी संपत्तियां हैं, हमें कभी भी उसके बदले पैसा मिल सकता है, या तो 1 साल में या 1 साल से पहले। तो ऐसे ही लाइबिलिटीज़ हमारे दायित्व होते हैं, यानी कि जो हमें पे करने होंगे, ठीक है, या तो हमें 1 साल के अंदर पे करने होंगे या 1 साल से ऊपर का टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या है, एक हमारे ऊपर क्या बोल सकते हैं हम, दायित्व है हमारे ऊपर कि हम इन्हें पे करेंगे, राइट। सो व्हाट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज आर दोज जिनको पे करने के लिए हमें बहुत कम टाइम मिले, विद इन 1 ईयर हमें पे करनी हो या बिल्कुल करंट में पे करनी हो। जैसे एसेट है बिल्कुल उसका उल्टा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, हमने किसी से शॉर्ट टर्म पे उधार ले रखा है। ट्रेड पेबल्स, हमने किसी से ट्रेड पेबल, जैसे कि आपने बिल वगैरह सुने होंगे, तो बिल लिख कर दे दिया और उसकी पेमेंट करनी है, तो वो ट्रेड पेबल्स हो गए। या करंट आपके क्रेडिटर्स हो गए, जो आपसे कभी आपने किसी से उधार में कोई चीज़ें खरीदी होंगी, वो सब हो गया। अदर करंट लाइबिलिटीज़ हो गई और छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि आपकी आउटस्टैंडिंग। अब जैसे वहाँ प्रीपेड था, यहाँ आउटस्टैंडिंग है कि आपको पे करना था ट्यूशन फीस, लेकिन आपने 2 महीने की पे नहीं की है, तो ट्यूशन वाला क्या आपसे वो रुपए नहीं ले सकता? उसका राइट है ना वो रुपए लेने का। तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या हुई, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, आप छोटे मोटे प्रोविजंस बना लेते हो, जैसे कि हमें पे करना है इस टाइप से, तो ये सारी चीज़ें करंट लाइबिलिटी में। अब हम पढ़ते हैं नॉन करंट। नॉन करंट जैसे लॉन्ग टर्म हो गई कि टाइम उनके लिए ज़्यादा है पे करने का। डेफर्ड लाइबिलिटीज़ हो गई, यानी कि अभी आपको, डेफर्ड का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, राइट। इसे अच्छे से समझना, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ और इस तरह की चीज़ें आती हैं। एक किसी चीज़ है, मतलब आप बिल्डिंग मान लो, उस पर आपका केस चल रहा है, अभी कोई भी नहीं जीता, ना आप जीते हो ना सेकंड पार्टी जीती है, यानी कि आपको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, अभी कोई नहीं जीता, तो वो किस में आएगा, डेफर्ड में। अगर आप जीतोगे तो इस पे टैक्स दोगे ना, तो वो क्या होगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और ऐसे ही एसेट में क्या था, अगर आप केस जीतोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं या कुछ भी है, पेमेंट आपको आएगी, है ना। अगर बिल्डिंग आपकी हो गई तो पेमेंट आएगी ना, तो उससे रिलेटेड वो आपकी एसेट हो जाती। यहाँ पर अगर बिल्डिंग पर टैक्स पे करना है तो वो आपकी डेफर्ड टैक्स की, अभी नहीं पे करना, लेकिन हो सकता है कि पे करने पड़ जाए केस जीतोगे तो, राइट। या फिर सैलरी, आपने सैलरी पर केस चल रहा है और अभी जीते नहीं हो, आप कहते हो कि मुझे तो कोई सैलरी नहीं देनी, इसने तो काम ही नहीं किया, लेकिन बी बोलता है नहीं सर काम किया है, मुझे सैलरी दो, तो उसको भी आप लिखो, तो वो भी डेफर्ड लाइबिलिटीज़ में आएगी, राइट। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी, मतलब जो और बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज़ या दायित्व आप पर हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपने बना रखे हैं,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ आई। एग्जाम्पल के थ्रू आप अपनी बुक से अच्छे से इनको, अभी आपको समझ में आ गया होगा लेकिन याद भी तो करना होता है ना, तो उसे अच्छे से याद करना, राइट। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यूज़ क्या होते हैं? द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट तो बेच दिया, वो हमने सेल्स लिख दिया, ओके। सेल्स और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, कि आपने बनाने पर आए आपके 100 रुपये का खर्चा, आपने बेच दिया उसे 200 में, तो आपका रिवेन्यू कितना हुआ? 100। क्लियर? ओके। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट इंक्लूडेड बाय बिजनेस, जो मैंने कॉस्ट की बात की थी वही क्या होती है? एक्सपेंस, वही तो आपका खर्चा है। कॉस्ट इंक्लूडेड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू। जब आप रिवेन्यू अर्न, मतलब सेल से पहले जो भी आपने खर्च किया, बनाने का मान लो या फिर उसको बेचने तक मान लो, कि आपने जितना भी खर्च किया वो सब कुछ क्या हुए? एक्सपेंसेस हुए, राइट। ओके। एक्सपेंडिचर क्या हुआ? एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में देखो, स्पेंडिंग मनी ऑन इंक्लूडेड लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, ठीक है। तो यानी कि लाइबिलिटी से या सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड। अब ये एक्सपेंडिचर होते हैं कि आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है या फिर आपको किसी से पैसे लेने थे, उस पर जो भी मनी स्पेंड हुआ, जो भी आपका खर्चा हुआ, जो आपके ऊपर आपको पे करने थे, या आपका जो भी खर्चा हुआ, किससे रिलेटेड? सम बेनिफिट, आपके ही किसी बेनिफिट या सर्विस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो हुआ होगा एक्सपेंडिचर। दोनों में फ़र्क है, ये करंट नेचर का है। करंट जो खर्चे होते हैं उनको एक्सपेंस बोल देते हैं, जो ज़्यादा बड़े खर्चे कर देते हैं उन्हें एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। दोनों में सिंपल सा फ़र्क इतना है। प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। अब ये भी क्या है? प्रॉफिट हम बोलते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में सभी खर्चों को, मतलब जितने भी रिलेटेड खर्चे हुए उन सब को हटाकर, सब इनकम आई उनको करके, वो जो बचा वो प्रॉफिट बचा। दोनों में फ़र्क है। रिवेन्यू होता है सिर्फ किसी एक आइटम से या फिर जिसका आप सेल या परचेज कर रहे हो, उन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं रिवेन्यू। पर सभी के डिफरेंस को बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको मिला ज़्यादा है, यानी कि सेल्स ज़्यादा की हुई है, और बाकी मतलब आपके प्रॉफिट्स जो मिलने वाली आइटम्स हैं ऐड वाली वो ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, नेगेटिव आइटम ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं गेन, अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन विच इंस्टेंटली टू बिजनेस। अब मतलब कोई इंसिडेंट हो गया, मान लो कि आपको लॉटरी लग गई। लॉटरी रोज रोज लगती है क्या बिजनेस में? नहीं, कभी कभी लगती है। तो मतलब ये रेगुलर नहीं होता, कभी कभी अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है किसी चीज़ से तो वो क्या माना जाएगा? गेन, राइट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है कि अगर आपकी चीज़ आप बेच रहे हो कोई भी, आपने लिख दिया यहाँ 100 रुपये और आप कहते हो कि 100 नहीं, इस पर पाइए 10% डिस्काउंट, तो ये 10% आप माइनस करके कितने की दोगे? 90 की चीज़ दोगे ना, तो ये 10% क्या हुआ? डिस्काउंट। ओके। अब ये डिस्काउंट भी दो तरह का है। ट्रेड डिस्काउंट जो कि आप सबको देते हो, कि आपकी दुकान पे जो भी आएगा चीज़ें खरीदने, आप उसको सीधे बता रहे हो कि 10% डिस्काउंट चल रहा है, 90 की चीज़ है, 90 की है, 90 की। लेकिन कैश डिस्काउंट किसको देते हो? जो कि आपको कहे कि भाई देखो हम तो घर के हैं, कुछ कम कर लो, कुछ कम कर लो, हम कैश में दे देंगे। जिसको मतलब आप अलग अलग लोगों को अलग अलग डिस्काउंट दोगे, वो होता है कैश डिस्काउंट। और हमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखना होता बुक्स में जब आगे क्वेश्चन करोगे तो, क्योंकि सबको मिल रहा है। लेकिन जो स्पेसिफिकली अलग अलग दी जाए वो होता है कैश डिस्काउंट, तो वो आपको बुक्स में दिखाना है, ठीक है। ओके। वाउचर्स क्या है? द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। एक डॉक्यूमेंट मतलब एक बिल वगैरह ले आते हो ना आप, कि बिल बना दे भाई, तो वो क्या हुआ? वाउचर हुआ। वो एक डॉक्यूमेंट है एविडेंस है जो कि बताता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन की है। अच्छा, आगे गुड्स पढ़ते हैं। जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वही क्या हुई? गुड हुई आपके लिए, गुड्स, राइट। ड्राइंग है, अगर मैं ऑनर हूँ, जैसे कि हमने बात की थी, ए ने कैपिटल लगा रखी थी और उस कैपिटल में से 1 लाख में से
वो 50 निकाल लेता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। विड्रॉ ऑफ मनी एंड गुड्स बाय ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। वो मतलब ऑफिस के यूज़ के लिए नहीं निकाली उसने, पर्सनल यूज़ के लिए निकाली। तो हम यही तो मानते हैं कि बिजनेस और वो इंसान अलग अलग है, और वो अपने यूज़ के लिए निकाल रहा है, तो वो क्या है, ड्राइंग हुई। परचेजेस क्या हुई, अगर जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हम कोई चीज़ें मतलब रॉ मटेरियल या फिर और गुड्स को परचेज करते हैं, वो क्या हुई, परचेज। परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस बाय बिजनेस ऑन क्रेडिट और सेल। ठीक है, जो भी वो उसने प्रोड्यूस किया वो सब क्या हुआ, उससे रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो कैश में परचेज करे या क्रेडिट में परचेज होंगी वो। स्टॉक होता है हमारे पास जितना भी इन्वेंट्री पड़ी है, यानी कि जो हम बना रहे हैं उसका स्टॉक कुछ पड़ा है, चाहे उस पर काम हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस बोल देंगे उसको, फिनिश्ड मतलब बन के तैयार है तो फिनिश्ड स्टॉक बोल देंगे, इस तरह से। राइट, आगे देखते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स होते हैं पर्सन एंड द अदर एंटिटी हु ओन टू एन एंटरप्राइज फॉर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने उधार ले रखी है चीज़ें, मतलब उधार में कोई चीज़ हमसे खरीदता है ना, जैसे मान लो ए आया, हमारी कंपनी का नाम क्या रखें, XYZ कंपनी, तो हमारी कंपनी में आके बोलता है कि मुझे आपसे खरीदनी है ये 1 लाख की चीज़ें, और लेकिन मुझे उधार खरीदनी है, क्रेडिट पर खरीदनी है, तो ये ए मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर। राइट, इसको कहाँ दिखाएंगे, ये मेरी एसेट ही तो हो जाएगी, मतलब जब मुझे इससे पैसे लेने होंगे मैं इससे ले लूँगी, अभी के लिए उधार दे दिया। राइट, ऐसे ही क्रेडिटर, हम किसी के लिए क्या बन जाएंगे, डेटर, तो हम क्या हुए, क्रेडिटर। देखो ध्यान से समझो, अगर हमारे पास कोई सामान उधार ले जाता है तो डेटर, हम किसी से उधार ले आते हैं तो हम क्या लिखेंगे अपनी बुक्स में कि हम क्रेडिटर हैं, हमें देने हैं पैसे, है ना, तो ये लाइबिलिटी साइड आता है, ये एसेट साइड। क्रेडिटर आर द पर्सन दोज एंटिटी हु हैव टू बी पे फॉर एंटरप्राइज एन अमाउंट टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विस। हमने जो गुड्स या सर्विस खरीदी है उसके बदले पैसा देना है। आई होप कि सब समझ में आया होगा। If you have any problem or any doubt about these terms, so you can comment in the comment box below. Okay? और आप मेल भी कर सकते हो अगर आपके कोई डाउट हैं तो। और लास्ट में हमने शेड्यूल भी दे रखा है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग वीडियोस यहाँ पर पोस्ट हो रही हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। Thank you for watching and like this video.